गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि थर्ड लेक्चर को पास हुए अभी 2-3 दिन हो गए हैं, तो आई थिंक आप लोग कुछ फॉर्मूले भूल गए होंगे। एंड वैसे भी लास्ट जो 3 लेक्चर्स थे उनमें मेनली तो डेरिवेशंस ही डिस्कस हुई थी। तो बिफोर कंटिन्यूइंग एनी फर्दर, इससे पहले कि हम कुछ भी और डिस्कस करें, मैं एक बार पिछले 3 लेक्चर्स का सब कुछ इन शॉर्ट विद इन 5 मिनट्स रिकैप करवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि जब तक हम किसी भी कनेक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते, तब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ रैंडमली मूव करते हैं। अब ये कनेक्टर है जिसके अक्रॉस बैटरी नहीं है, और ये एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस बैटरी है। तो डिफरेंस क्या है? जिसके अक्रॉस कोई बैटरी नहीं है उसका इलेक्ट्रॉन जिग जैग मूव करेगा, लाइक दिस। ठीक है। जिसके अक्रॉस बैटरी है उसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज इस डायरेक्शन में जाएगा, भले ही दोनों का पाथ जिगजैग है। पाथ इसका भी जिगजैग है, पाथ इसका भी जिगजैग है, लेकिन ये हो सकता है कि 50 कोलिजन के बाद वापस वहीं पे आ जाए। जबकि ये कोलिजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑन एन एवरेज हाइयर पोटेंशियल की ओर जाएगा। बिकॉज हमने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज हाइयर पोटेंशियल की ओर जाता है और पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी फोर्स अपॉन मास, दैट इज इक्वल टू ई बाय एम। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से आता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड आता था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उसकी वेलोसिटी अदरवाइज यू वेक्टर होगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम लेंगे यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, वेयर ए वेक्टर की वैल्यू हम पुट करें तो वेलोसिटी बन जाएगी यू वेक्टर प्लस ई वी बाई एम एल इंटू टी। ठीक है। हमें पता था कि सभी इनिशियल वेलोसिटीज का अगर मैं सम करूं डिवाइडेड बाय एन कर दूं तो वो जीरो आएगा। ठीक है। रीजन बीइंग इनिशियली बैटरी नहीं थी, और बैटरी ना होने की वजह से ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव नहीं करते। बट जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी तो फाइनल वेलोसिटीज का जो एवरेज आया, समेशन वी आई अपॉन एन, कर करा के उसकी जो वैल्यू थी वो ई वी बाई एम एल इंटू टो एवरेज आई थी। इसमें स्मॉल ई का मतलब था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। V का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी, M का मतलब था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, L का मतलब था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड टो एवरेज वाज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजंस। ठीक है। उसके बाद हमने करंट की वैल्यू डिराइव की थी यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, एवरेज स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल, इसको यूज करके हमने करंट की वैल्यू डिफाइन की थी, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमने एक कंडक्टर लिया था, इसमें टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई थी नंबर डेंसिटी इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। इसको ध्यान से समझें। टोटल चार्ज होएगा, सॉरी इट इज नंबर ऑफ, टोटल चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से समझो। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, टाइम को मैंने एज इट इज लिखा, चार्ज को लिखूंगा चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख लूंगा नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम। इसको समझो, ये बन गया नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम। अब नंबर डेंसिटी ई तो एज इट इज है, इस वायर की वॉल्यूम क्या आ जाएगी? लेंथ इंटू एरिया। इसको लिख लूंगा एल ए अपॉन टी। अब खुद सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से एल लेंथ ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना आ गया था? एल बाई वी टी। तो करंट की वैल्यू आ गई एन ई ए एल अपॉन टाइम, लिख लूंगा एल बाई वी डी। एल और एल कैंसिल हो गया तो करंट की वैल्यू बन गई एन ई ए वी डी, हेंस दिस वैल्यू। तो इस तरीके से अपना करंट आ गया एन ई ए वी डी। क्लियर? अच्छा, ये हो गया अपना करंट। इसके बाद हम लोग आए थे ओम्स लॉ पे। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी और वो आ गई एन ई ए इंटू
वी बाय एम एल इंटू टो एवरेज। फिर मैंने इसको सेपरेट आउट किया था, फिर मैंने लिख लिया था ए बाय एल अलग, एन ई स्क्वायर बाय एम टो एवरेज इंटू वी एल। उसके बाद मैंने करंट को इधर मूव करवा लिया था और ये बाकी जितनी अटरम पटरम है इसको इधर लेकर आया। देन वी बाय आई इज इक्वल टू एल बाय ए इंटू एम बाय एन ई स्क्वायर, तो एवरेज ये अपना फॉर्मूला आ गया। दिस वाज कॉल्ड ओम्स लॉ। यहां पे मैंने डिस्कस किया था कि ये जो क्वांटिटी है ये मटेरियल कांस्टेंट है, ये जो क्वांटिटी है ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, और ये जो क्वांटिटी है ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है। तो यहां पे ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था। ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक ही वायर रखें, ऑब्वियसली वायर ही वही है तो उसका मटेरियल भी हर एक्सपेरिमेंट में सेम आएगा, और उसका लेंथ और एरिया भी हर एक्सपेरिमेंट में सेम आएगा, और उसका टेम्परेचर भी चेंज ना करें, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी चेंज ना करें, लेंथ और एरिया भी चेंज ना करें, मटेरियल भी चेंज ना करें, तो हम देखेंगे कि उसका वोल्टेज अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, चेंज नहीं होगी वैल्यू। इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे वी और आई का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, बिकॉज व्हेन समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है। अब यहाँ पे हमने जितनी भी टर्म्स डिफाइन की थी उनको यूनिट और डायमेंशन के समेत डिस्कस करेंगे। पहली बात, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया था, हेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाय ए इंटू एम बाय एन ई स्क्वायर तो एवरेज इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट आई ओम, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। अब यहां पे एक बात याद रखना है, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 वोल्टेज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइज 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। अब इसके डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ ओम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वोल्ट अपॉन डायमेंशन ऑफ एम्पियर इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू अपॉन चार्ज आएगा ना, एनर्जी अपॉन चार्ज, ए टी इंटू ए। आगे आप इसको सोल्व कर लियो, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आई थी रेजिस्टिविटी। हमने क्या किया था, इस क्वांटिटी को रेजिस्टिविटी लिख लिया था, तो अपने पास रिलेशन बन गया था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो वाज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, हमने अभी भी पढ़ा है ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो उसको मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। जहां तक बात आई यूनिट की, तो इसकी यूनिट बन जाएगी ओम मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर मीटर आ जाएगा, तो ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। जहां तक बात रही डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन के साथ एक लेंथ मल्टीप्लाई कर लो, डायमेंशन आ जाएगी। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स पर मीटर, या फिर बन जाएगी म्हो पर मीटर, ठीक है, या फिर बन जाएगी सीमेंस पर मीटर। ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोलते हैं, म्हो भी बोलते हैं, दोनों इसी के नाम है। सिमिलरली रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। G इज इक्वल टू 1 बाय आर इज इक्वल टू, सॉरी गलत हो गया, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। इसकी यूनिट ऑब्वियसली ओम इनवर्स या फिर म्हो या फिर सीमेंस होगी। आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड लास्ट चीज थी मोबिलिटी। मोबिलिटी का सिंबल था म्यू, इट वाज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ई बाय एम एल इंटू टो एवरेज थी, इसको फील्ड पे डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी इतनी। अब जहां तक बात रही इसकी यूनिट की, देखो चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड, ठीक है, टो एवरेज की यूनिट होती है सेकेंड, मास की यूनिट होती है केजी, इसकी यूनिट होती है मीटर। चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे लिख लो मीटर पर सेकंड इसको, और इसको लिख लो वोल्ट पर मीटर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, इसकी यूनिट ये भी ठीक है। डायमेंशन निकालनी है तो ये तरीका अच्छा है, डायमेंशन निकालनी है इसके लिए इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम्पियर 1 टाइम 1 टाइम 1 मास 1 L1। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आप लोग आगे सोल्व कर सकते हो। लास्ट टर्म थी करंट डेंसिटी J,
ठीक है, हमने डिफाइन किया था जे वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो करंट के अलोंग है और जिसका मैग्नीट्यूड करंट पर यूनिट एरिया के बराबर है। मैग्नीट्यूड हो गया करंट पर यूनिट एरिया और जे कैप हो गया इस डायरेक्शन में। हेंस मैं लिखूंगा जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बाई ए एन कैप। बट यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको वही लेना है जो करंट की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर हो। लाइक ये करंट की डायरेक्शन है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जी लेना है। ठीक है, यहां पे हमने करंट डेंसिटी के लिए दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव किए थे। पहला फॉर्मूला J इज इक्वल टू आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई ए वी डी अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। दूसरा फॉर्मूला है लाइक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको ध्यान से समझें, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो लॉ है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसके कई प्रूफ हैं, पहला प्रूफ डिस्कस कर लेता हूं बस, वो काफी है। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो V को लिख लेंगे फील्ड इंटू लेंथ, I को लिख लेंगे J इंटू एरिया, रेजिस्टेंस को लिख लेंगे रो एल बाई ए। उसके बाद एरिया एरिया से कट गया, लेंथ लेंथ से कट गई, तो क्या रिलेशन आया, E इज इक्वल टू रो जे। रो को उधर ले जाओ तो J इज इक्वल टू ई बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज द रिलेशन दैट वी गेट। ठीक है, अब देखो इन टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक एक सैंपल क्वेश्चन है, वी हैव टू आयरन वायर्स ए एंड बी। हमारे पास आयरन की दो वायर्स हैं ए और बी। ए इज लॉन्ग एंड थिन वाइल बी इज शॉर्ट एंड थिक। ए हम कह सकते हैं कुछ इस टाइप की है, जबकि इसके कंपैरिजन में बी कुछ इस टाइप की है। तो कहता है विच वन ऑफ देम, इन दोनों में से कौन, हैज हाई रेजिस्टिविटी, इन दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी हाई है। एक सेकंड के लिए आप लोग सोचो और गेस करो इनमें से किसकी रेजिस्टिविटी हाई है। नाउ लेट मी टेल द आंसर। फंडा ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती। हेंस आंसर इज कि बोथ हैव सेम रेजिस्टिविटी, सेम। अब बी पार्ट पे आते हैं, विच हैज लो रेजिस्टेंस। ये शायद राइटिंग एरर हो गया था, ठीक है। तो विच वन ऑफ देम हैज लो रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस किसकी लो होगी, हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे दो चीजें पता लगती है। पहली बात, अब रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम है, इसको भूल जाओ। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वन बाई एरिया। यहाँ पे हम दो चीजें कह सकते हैं, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो देखो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसका वाइस वर्सा भी तो मैं कह सकता हूं, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी तो एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब देखो दोनों ही केसेस में ए का एरिया तो है कम, क्रॉस सेक्शन एरिया कंपेयर टू बी, और ए की लेंथ है ज्यादा, तो दोनों ही केसेस में ए की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं। देखो कोई दिक्कत है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर। इसका लॉजिक समझो। हमारे पास वायर्स कई तरह के मेटल से बन सकती हैं, लाइक वन इज गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम। दूसरी कैटेगरी है कॉपर की या एल्यूमिनियम की, और तीसरी कैटेगरी है अदर मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एटसेट्रा। तो इन्हीं को क्यों चूज करते हैं, इसका लॉजिक है। अगर मैं बेस्ट कंडक्टर्स की ओर जाऊं तो ये पैटर्न बनता है, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स एंड दीज आर द वर्स्ट कंडक्टर्स इन मेटल्स, ठीक है। बट अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव देखूं तो देखो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये महंगे बहुत है, इनकी वायर्स नहीं बन सकती। इनकी वायर्स अगर हम बनाएंगे तो दुनिया लूट कर ले जाएगी, ठीक है। वी कैन नॉट यूज सच एक्सपेंसिव मेटल्स टू कंस्ट्रक्ट वायर्स। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखती है, इफेक्टिव, ठीक है।
जो कॉपर है वो दोनों पैमानों पे खरा उतरता है। कॉपर कॉस्ट इफेक्टिव भी है और अच्छा कंडक्टर भी है, दिस इज वाई वी यूज कॉपर। और एक बात आपको याद रखनी है, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी हाई होगी वो उतना बैड कंडक्टर होगा। ऑब्वियसली दैट मींस दैट रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम इज द मिनिमम, it is lesser compared to copper and aluminum, and the resistivity of copper and aluminum is lesser in comparison with iron or cobalt। ठीक है, now let's come to the next question। एक बार मेरा क्वेश्चन होने के बाद आपको ट्राई करना है कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करो। द क्वेश्चन इज टू वायर्स ए एंड बी आर हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन but are made up of copper and iron respectively। If both of them have same resistance, then which of them has higher resistivity, higher length। कहता अपने पास दो वायर्स हैं, ठीक है, ए और बी। कहता दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ डिफरेंट है। रेजिस्टिविटी तो ऑब्वियसली जब मटेरियल ही डिफरेंट है, कॉपर और आयरन है, तो रेजिस्टिविटी तो डिफरेंट ही होगी, है ना। तो पहली बात कहता रेजिस्टिविटी किसकी हाइयर है, हमने जस्ट, अच्छा मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो हाइयर रेजिस्टिविटी हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है कंपेयर टू आयरन, तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो आयरन हैज हाइयर रेजिस्टिविटी। सेकंड पार्ट पे आते हैं, हाइयर लेंथ। अब हमें पता है रेजिस्टेंस होती है रो एल बाई ए। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब रो कॉपर, लेंथ कॉपर अपॉन एरिया इज इक्वल टू रो आयरन, लेंथ आयरन अपॉन एरिया। देखो रेजिस्टेंस हुई रो एल बाई ए, इसकी रो वन, इसकी लेंथ L1, इसका एरिया A, इसकी रो टू, इसकी लेंथ L2 और इसका एरिया A। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया को मैंने A इसलिए लिया बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों साइड का एरिया सेम है। अगर मैं कटा दूं तो इक्वेशन बन जाएगी रो1 L1 इज इक्वल टू रो2 L2। ठीक है, मुझे पता है यहां पे कि रो2 इज ग्रेटर देन रो1, तो मैं कह सकता हूं रो1 को इधर ले जाऊं, L2 को इधर ले जाऊं, देन वी विल गेट रो2 बाय रो1 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, अब हमें पता है एज रो2 इज ग्रेटर देन रो1, हेंस रो2 बाय रो1 इज ग्रेटर देन 1, तो इस क्वांटिटी को भी मैं ग्रेटर देन 1 बोल दूंगा। ध्यान से समझो इसको, रो2 ग्रेटर देन रो1, देन रो2 बाय रो1 ग्रेटर देन 1, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो अगर ये 1 से बड़ा है तो ये भी 1 से बड़ा होगा। हेंस वी गेट द रिलेशन L1 बाय L2 ग्रेटर देन 1। इसको इधर ले जाऊं तो L1 ग्रेटर देन L2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इससे पता लगता है कि कॉपर की जो लेंथ है वो बड़ी है, तो लेंथ ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आयरन। ठीक है, एक बार आप इसको खुद इमेजिन खुद अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये बात याद रखनी है, अगर दो वायर्स का मटेरियल सेम है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। अगर दो वायर्स की सपोज करो एरिया सेम है और करंट सेम है तो ऑब्वियसली करंट डेंसिटी सेम होगी। तो इस तरह के छोटे मोटे रिलेशन है वो आपको खुद सोचने हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस आर, इफ इट इज नाउ स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में बहुत कॉमन है सीबीएसई में। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, आप चाहते हैं तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, आप ट्राई करिए जब तक आंसर नहीं आता। इसका आंसर है 4R। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, आप खुद ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस का जो मेन फंडा है वो ये है कि वायर को मैं स्ट्रेच करूं, कंप्रेस करूं, जो मर्जी करूं, वायर को मैं जितना मर्जी डिस्टोर्ट कर दूं, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्या? वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेंबर दिस। वायर की अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, सपोज करो वायर मेरी पहले ही है, लेंथ L है, एरिया है, रेजिस्टिविटी रो है,
तो लेंथ 2L है, एरिया A डैश है, रेजिस्टिविटी रो है। देखो दो चीजें समझनी है। पहली बात तो ये समझना है कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो मटेरियल चेंज नहीं होता, क्योंकि मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने की वजह से रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेंथ जो थी वो पहले एल थी, बाद में डबल कर दी गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है। मान लो पहले एरिया था, बाद में ए डैश था, तो वॉल्यूम क्यों सेम रहेगी? सुनो, हम किसी भी चीज को भले ही स्ट्रेच करें, कंप्रेस करें, जो मर्जी करो, जो मर्जी करें, उसका जो मास होता है ना, मास, वो चेंज नहीं होता। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपने ये क्वेश्चन प्लस वन में पढ़े होंगे कि इफ अ बॉडी ऑफ मास 70 kg इज टेकन टू मून, व्हाट विल बी इट्स न्यू मास? उसका आंसर होता है मास मास विल रिमेन सेम, बिकॉज वेट इज वेरिएबल, मास इज नॉट वेरिएबल। तो आप खुद समझो कि जो वॉल्यूम होती है वो होती है मास अपॉन डेंसिटी। अब वायर की डेंसिटी को कोई चेंज हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? क्योंकि डेंसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी में कोई चेंज आया नहीं, मास में कोई चेंज आया नहीं, दैट मीन्स वॉल्यूम भी तो सेम रही ना। वॉल्यूम भी जो है वो भी अनचेंज है। तो आप करेंगे क्या? इनिशियल वॉल्यूम को फाइनल वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। इनिशियल वॉल्यूम को फाइनल वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। समझो कैसे। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? L इंटू ए। फाइनल वॉल्यूम कितनी है? 2L इंटू ए डैश। अब अगर सोल्व करें, L और L कटा तो ए डैश की वैल्यू है A/2। दैट मीन्स इसका एरिया हो जाएगा A/2। इसको आगे समझो ध्यान से। पहले एरिया A था, लेंथ L थी, रेजिस्टिविटी रो थी। अब लेंथ 2L है, एरिया A/2 है, रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि पहले रेजिस्टेंस R थी और फाइनल रेजिस्टेंस R डैश कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत है? कंसेप्ट क्लियर है? समझ गए? चलो आगे समझते हैं। देखो इसका फंडा क्या है। पहली इक्वेशन R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये हमें पता है भाई। इनिशियल रेजिस्टेंस R है, इनिशियल रेजिस्टिविटी रो मैंने लेट कर ली, इनिशियल लेंथ L लेट कर ली, इनिशियल एरिया A लेट कर लिया। दूसरी इक्वेशन R डैश इज इक्वल टू, रो तो सेम ही है, लेंथ 2L है, एरिया A/2 है। अब वैल्यू पुट करो, देखो क्या बनता है, 2 रो L अपॉन A/2। 2 ऊपर ले जाओ, ये बन गया 4 रो L बाई ए। देखो रो L बाई ए तो R है ना, तो अगर ये R है तो R डैश कितना बना? 4R। Hence our answer is that R dash becomes 4 times। इसका आंसर कई तरीके से दिया जा सकता है। पहला पॉइंट तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R dash increases 4 times। दूसरा हम लिख सकते हैं R dash increases to 400%। तीसरा हम लिख सकते हैं R dash increases by 300%। तीनों सही है। इतना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके इतना परसेंट बन गया, और चौगुना इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन किस भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो आपको तीनों फॉर्म्स लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। पहले वाली रेजिस्टेंस आप आर मान लो। आंसर मैं बता रहा हूं, ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो सोल्यूशन देखना। अभी आप वीडियो पॉज कर सकते हो। इसका आंसर है 9R, ठीक है। तो अब समझो, पहले ये सिचुएशन है, बाद में ये सिचुएशन है। पहले लेंथ L है, एरिया A है, बाद में लेंथ 3L है, एरिया A डैश है। वॉल्यूम को कांस्टेंट करो, तो लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू 3L इंटू A डैश। तो लेंथ लेंथ कटा, A डैश की वैल्यू आ गई A/3। तो इनिशियल रेजिस्टेंस है रो L बाई ए, फाइनल रेजिस्टेंस है रो 3L अपॉन A/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 9 रो L बाई ए बन जाएगा। बेसिकली बन गया 9R। अब एक बात समझो, कभी भी स्टार मार्क लगा लियो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी लेंथ अगर n टाइम्स हुई तो रेजिस्टेंस जो है वो n² टाइम्स होगी। लेंथ दुगनी हुई, रेजिस्टेंस चौगुनी हुई। लेंथ 3 गुना हुई, रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर गुना हुई। इसी तरह से अगर लेंथ n टाइम्स होगी तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स होगी। क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन इज, अ वायर इज compressed such that its area increases 1.5 times।
एरिया 1.5 गुना हो गया। कैलकुलेट द रेट रेशियो बाय विच इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो कहता अगर एरिया पहले ए था, बाद में 1.5 ए हो गया, तो कहता बताओ रेजिस्टेंस कितने गुना चेंज हो गई। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई करें। इसका आंसर है 4/9 टाइम्स होगी रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं 1.2.25 टाइम्स होगी। अब इसका लॉजिक समझो। देखो, पहली इक्वेशन ये है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, हमें पता है। अब देखो करना क्या है, इसमें नया तरीका है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे दोनों साइड एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू एरिया बाय एरिया करेंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे, रो एल बाय ए इंटू एरिया बाय एरिया। कुछ नहीं किया है, तो ये वन ही, वन से तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्वांटिटी है तो वन ही ना, वन से मल्टीप्लाई करने में जाएगा तो कुछ नहीं। तो बन जाएगा रो एल ए अपॉन ए स्क्वायर। अब एरिया इंटू लेंथ क्या हुआ, वॉल्यूम, तो बन गया रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, इसको रो इंटू वॉल्यूम को मास मत बना देना। रीजनिंग ये डेंसिटी नहीं है, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इंटू वॉल्यूम है। तो देखो पहली इक्वेशन क्या बन गई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो वॉल्यूम बाय एरिया स्क्वायर। ये इक्वेशन पहली वायर की, अब दूसरी वायर पे है। दूसरी वायर के लिए हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस का काम करेगा आर डैश, रो रो ही रहेगी, एल एल डैश है, एरिया ए डैश है। जैसे इसमें एरिया अपॉन एरिया से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम यहां पे भी कर लें, ए डैश बाई ए डैश। अब कर करा के यही सारे स्टेप मैं लिख नहीं रहा, सीधी इक्वेशन लिख रहा हूं, रो वॉल्यूम बाय ए डैश स्क्वायर बन जाएगा। देखो बाकी सब कुछ तो सेम है, क्यों सेम है, रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम जो वायर की है वो हमने जस्ट पहले डिस्कस किया है कि वायर को तोड़ने, मरोड़ने, टच करने या कंप्रेस करने से वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आती। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई ये। अब हम चेंज देखते हैं, चेंज आएगी डिवाइड करके। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, अब हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू रो वॉल्यूम बाय ए डैश स्क्वायर अपॉन रो वॉल्यूम बाय ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, रो और वॉल्यूम कट गया, तो ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर अपॉन 1/a स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर ले जाओ, ए डैश स्क्वायर नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय ए डैश स्क्वायर, ठीक है। तो देखो रिलेशन क्या है अपने पास, अल्टीमेटली कर करा के रिलेशन आ गया, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू ए बाय ए डैश होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए डैश की वैल्यू बन जाएगी 1.5 ए, रीजन बीइंग फाइनल एरिया की वैल्यू यही गिवन है, तो ये बन जाएगा 1/1.5 का स्क्वायर। चाहे तो उसको हम सीधा लिख लें 1/2.25, जो कि इसका स्क्वायर भी होता है। चाहे हम लिख सकते हैं 1/3/2 का स्क्वायर, इसको लिख लो 2/3 का होल स्क्वायर, या 4/9, ये भी रेशियो आ गया। तो देखो फाइनल रेशियो अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस या तो 4/9 हो गया, या फिर 1.2.25 हो गया। दोनों वैल्यूज एब्सोल्युटली करेक्ट है।